बेटा इसमें बात करेंगे अपन प्रतिरक्षा विधि। पहली बात कर ली थी अपन ने नेक्स्ट लास्ट क्लास में स्वाभाविक प्रतिरक्षा की बात कर ली थी, जो जन्मजात भी जिसे कहा जाता है, जिसमें प्रतिरक्षों का निर्माण जन्म के समय हो जाता है, उसे बोलते हैं स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि। उसकी बात अपन ने पिछले वीडियो में कर ली थी। आज अपन बात करें उपार्जित प्रतिरक्षा विधि के बारे में। उपार्जित प्रतिरक्षा विधि जो जन्म के समय उत्पन्न नहीं होती, मतलब जो जन्म के समय अपने शरीर में नहीं होती, जो बाद में अपने शरीर में या तो बाद में उत्पन्न होती है या फिर किसी इंजेक्शन के माध्यम से या वैक्सीन के माध्यम से शरीर में प्रवेश कराई जाती है। इन प्रतिरक्षों को उन्हें बोलते उपार्जित प्रतिरक्षा विधि। इसे अनुकूली अथवा विशेष प्रतिरक्षा भी कहते हैं। ये विशेष बीमारियों के लिए उत्पन्न होती है धारणा, ठीक है ना। जैसे भी सर्दी जुकाम तो सिंपल बीमारी है, इसके लिए तो जन्मजात प्रतिरक्षा विधि होती है, जन्मजात प्रतिरक्षा विधि। लेकिन उपार्जित प्रतिरक्षा विधि जन्म के समय उत्पन्न नहीं होती, ये बाद में अपने शरीर में आती है या किसी वैक्सीन के माध्यम से इनका प्रवेश कराया जाता है। इसे बोलते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा विधि। उपार्जित प्रतिरक्षा विधि, तो इस उपार्जित प्रतिरक्षा विधि को बोलते हैं अनुकूली अथवा विशेष प्रतिरक्षा विधि कहा जाता है। इस प्रतिरक्षा में एक पोषक किसी विशेष सूक्ष्म जीव के प्रति विशेष प्रतिघात करता है। कोई भी विशेष सूक्ष्म जीव के प्रति, जैसे भी मान लो कोरोना की बात है, तो कोरोना में जो भी कोरोना का जो वायरस है एक विशेष सूक्ष्म जीव है मान लो, उसके प्रति अभी जो वैक्सीन लग रही है वो क्या करेगी, उस पर विशेष प्रघात करती है। तो ये उपार्जित है, ये शरीर में ऑलरेडी नहीं है। मान ला कि बहुत से के कोरोना के ख़त्म भी हो गया, क्योंकि उनके शरीर में उनको लड़ने की क्षमता उत्पन्न होगी, लेकिन बहुत सौ के वैक्सीन लगने के माध्यम से ही कोरोना ख़त्म हो रहा है ना। तो ये उपार्जित प्रतिरक्षा है। बहुत सौ के शरीर में अब ये उत्पन्न हो रही है लड़ने के प्रति, जैसे बहुत सौ को बीमारी हो जाती है तो उससे वो लड़ने की क्षमता भी उत्पन्न हो जाती है, तो उसे बोलते हैं, उसका नाम है सक्रिय होता है, सक्रिय प्रतिरक्षा। और जहाँ पर अगर आप वैक्सीन वगैरह दे रहे हो, जैसे डिप्थीरिया मान लो या टेटेनस के टीके लगते हैं, उसे बोलते हैं निष्क्रिय प्रतिरक्षा। अभी आगे उसके बारे में बताया जाएगा। ये सब उपार्जित में आते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये होता है कि उपार्जित प्रतिरक्षा जन्म के समय शरीर में नहीं होती, इसका निर्माण बाद में होता है अपने शरीर में, किसी विशेष सूक्ष्म जीव के प्रति विशेष प्रघात करता है उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र। जो जन्म के समय नहीं होता, जो जन्म के बाद उत्पन्न होती है धारणा, उसे बोलते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा विधि। तो बेटा इसमें बात कर रहे थे अपन उपार्जित को बोलते अनुकूल या विशेष प्रतिरक्षा। जैसे मैं आपके सामने बताऊं, प्रतिरक्षा आपके दो प्रकार की होती है। एक होती है जन्मजात, इस स्वाभाविक भी कहते हैं, एक होती है उपार्जित, जो बाद में अर्जित होती है, जो जन्म के समय नहीं होती, बाद में अर्जित भी हो सकती है या फिर अपन को अर्जित करानी पड़ती है, या किसी वैक्सीन के माध्यम से टीके के माध्यम से शरीर में छोड़े जाते हैं प्रतिरक्षी इस प्रतिरक्षा में, या फिर शरीर में उत्पन्न भी हो जाती है। जबकि ये प्रतिरक्षा जन्म के समय उत्पन्न होती है, जन्म के समय से उत्पन्न रहती है अपने शरीर में ना। तो उपार्जित के दो प्रकार होते हैं, सक्रिय और निष्क्रिय भी आएगा आपके आगे है ना, सक्रिय निष्क्रिय भी आएगा ध्यान, ठीक है ना। ये भी उपार्जित के दो प्रकार ही हैं। तो उपार्जित प्रतिरक्षा के बारे में बात करते हैं। इसे अनुकूलीय अथवा विशेष प्रतिरक्षा भी कहते हैं। इसमें प्रतिरक्षा में एक पोषक किसी विशेष सूक्ष्म जीव के प्रति अत्यंत विशिष्ट प्रघात कर, जैसे मान लो भी कोविड के बारे में बताऊं मैं आपको, कोविड-19 जिसे बहुत बड़ी महामारी है, तो उसमें ना कोई भी जैसे बहुत सौ के तो अपने आप होकर ख़त्म हो गया, अब बहुत सौ ख़त्म हो ही नहीं रहा, तो उसके लिए वैक्सीन लगानी पड़ रही, तो उपार्जित में आ जाएगा ध्यान, ठीक ना। उपार्जित में भी हालांकि शरीर में उत्पन्न भी हो सकती है और अलग से दी भी जाती है ना। शरीर में अगर उत्पन्न हो रही है विशिष्ट, मतलब जो जीवाणु से लड़ने के लिए, प्रतिजन से लड़ने के लिए प्रतिरक्षा उत्पन्न हो रही है, उसे तो बोलेंगे फिर सक्रिय प्रतिरक्षा। और अगर अपन को अलग से टीके के माध्यम से दी जा रही है तो उसे बोलेंगे फिर निष्क्रिय प्रतिरक्षा है ना। तो बात करेंगे भी आगे अपन इसमें ना। तो उपार्जित के बारे में मैंने बता दिया आपको। इससे प्रतिरक्षा निर्माण होता है जो प्रतिजन के साथ विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया करते हैं। जो प्रतिरक्षी होती है किसके साथ क्रिया करते हैं हमेशा, प्रतिजन मतलब रोगाणु, इसे एंटीजन कहते हैं, उससे क्रिया करते हैं जो प्रतिरक्षा निर्माण हो जाता है किसके अंदर, उपार्जित प्रतिरक्षा विधि में। जो निर्माण होता है प्रतिरक्षों का, वो प्रतिजन के साथ विशेष प्रकार की अभिक्रिया करते हैं। इस उपार्जित को बेटा एक और नाम से बोलते हैं अनुकूली अथवा विशेष प्रतिरक्षा भी कहते हैं।
इस प्रतिरक्षा में किसी विशेष सूक्ष्म जीव के प्रति कोई भी पोषक तत्व विशेष प्रघात करता है या अटैक करता है। इन अभिक्रियाओं के कारण कोशिका मध्यस्थ प्रतिक्रिया सक्रिय होती है। ये कोशिका जो अपने शरीर में होती है वो सक्रिय हो जाती है। इन सब के परिणाम स्वरूप शरीर में प्रतिजन का उन्मूलन किया जाता है। इससे प्रतिजन खत्म हो जाता है। जब प्रतिरक्षा का उपयोग कर प्रतिरक्षा दी जाती है, प्रतिरक्षा उत्पन्न होती है शरीर में, उससे किसका कौन नष्ट हो जाता है? प्रतिजन का उन्मूलन, समाप्ति हो जाती है प्रतिजन की। तो इसे बोलते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा विधि। तो बेटा उपार्जित का समझ, उपार्जित को बोलते हैं अनुकूली या विशेष प्रतिरक्षा विधि। तो आपके एग्जाम में 1 नंबर में पूछ सकते हैं कि अनुकूली विशेष प्रतिरक्षा विधि किसे कहते हैं? उपार्जित को कहते हैं। या ये भी ऑप्शन में दे सकता है कि उपार्जित का अन्य नाम क्या है? तो अनुकूली अथवा विशिष्ट प्रतिरक्षा विधि जो विशिष्ट जीवाणु के प्रति क्रियाशील होती है या प्रघात करता है वो प्रतिरक्षा, उसे बोलते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा विधि। इसमें प्रतिरक्षों का निर्माण होता है जो प्रतिजन के साथ विशिष्ट प्रकार की प्रतिक्रिया करते हैं। ठीक है, पर बेटा एक बात ध्यान रखना, ये जन्म के समय उत्पन्न होती है, ये बाद में उत्पन्न होती है या फिर किसी टीके के माध्यम से, वैक्सीन के माध्यम से शरीर में छोड़े जाते प्रतिरक्षी है। जैसे प्रतिरक्षी मतलब एंटीबॉडीज है ना, प्रतिरक्षी मतलब एंटीबॉडीज है ना। तो आगे बात करते हैं अपन। तो उपार्जित कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है सक्रिय, एक होती है निष्क्रिय। मैंने भी आपको बताया भी था कि उपार्जित प्रतिरक्षा अपने शरीर में उत्पन्न भी हो सकती है और बाहर से टीके के माध्यम से भी प्रवेश कराए जाते हैं प्रतिजन के खिलाफ प्रतिरक्षी, है ना। तो समझते हैं, ऐसी प्रतिरक्षा सक्रिय मतलब जो शरीर के अंदर ही बनते हैं प्रतिजन के विरुद्ध प्रतिरक्षी। ऐसी प्रतिरक्षा जिसमें शरीर प्रतिजन के विरुद्ध स्वयं प्रतिरक्षा निर्माण करता है। यह प्रतिरक्षा केवल उसी विशिष्ट प्रतिजन के लिए होती है जिसके विरुद्ध प्रतिरक्षा निर्माण होता है। जैसे भी मान लो कोरोना में बहुत सौ कोरोना के ख़त्म भी हो गया, क्योंकि बहुत सौ के शरीर में एंटीबॉडीज़ बनी और उस एंटीबॉडी या प्रतिरक्षा निर्माण हो जाके वो बीमारी के जो जीवाणु या वायरस थे वो अपने आप खत्म हो गए। और बहुत सौ के ख़त्म हो ही नहीं रहे तो उनको वैक्सीन लगाई जा रही है ताकि उनका थोड़ा बहुत मतलब उनको आराम मिले और धीरे धीरे कोरोना समाप्त हो जाए। लेकिन बहुत सौ के होते ही समाप्त हो गया या पता भी नहीं चला कि किसी को भी गया, तो कि उनके शरीर में लड़ने की क्षमता उपार्जित होगी। तो उसे बोलते सक्रिय प्रतिरक्षा। उनके शरीर ने स्वयं प्रतिरक्षी का निर्माण कर लिया प्रतिजन के विरुद्ध। और ये प्रतिरक्षा केवल विशिष्ट प्रतिजन के लिए होती है। जो विशिष्ट प्रतिजन मान लो कोरोना का वायरस वो कोरोना रोगाणु उसे प्रतिजन के विरुद्ध। तो जो अब उनके जो भी जिनके मौत से कोरोना हुआ तो उनके शरीर में उसके प्रतिजन का मतलब प्रतिरक्षी का निर्माण हो गया, उसे बोलते हैं सक्रिय प्रतिरक्षा, है ना। उसे बोलते हैं सक्रिय प्रतिरक्षा। आगे समझ बेटा आपको बहुत अच्छी तरीके से। बेटा इस वीडियो में इसी तरह से मैं आपको बातें बता रहा हूँ, बिल्कुल एक एक चीज़ है ना। तो सक्रिय प्रतिरक्षा का समझ गए होंगे आप। सक्रिय प्रतिरक्षा जो अपने शरीर में विशेष प्रतिजन के विरुद्ध प्रतिरक्षा का निर्माण कर लेती है। मतलब ऐसे प्रतिरक्षा जिसमें शरीर स्वयं ही प्रतिरक्षा का निर्माण करता है प्रतिजन के विरुद्ध, विशेष प्रतिजन के विरुद्ध, तो उसे बोलते हैं सक्रिय प्रतिरक्षा। जैसे कोरोना का विशेष जो वायरस है उसके प्रति बहुत सौ के शरीरों ने या बहुत सौ के शरीर में विशेष प्रतिरक्षी अपने आप उत्पन्न हो गया ताकि उनका कोरोना अपने आप खत्म हो गया। और बहुत सौ के विशेष प्रतिरक्षी उत्पन्न हुआ तो उनको फिर वैक्सीन दी जा रही है, ध्यान, ठीक है ना। तो उसे बोलेंगे निष्क्रिय। अब निष्क्रिय की बात करते हैं ना। इस निष्क्रिय प्रतिरक्षा में इस प्रकार की प्रतिरक्षा में क्या होता है बेटा, शरीर में किसी विशेष प्रतिजन के विरुद्ध बाहर से विशेष प्रतिरक्षी प्रवेश कराए जाते हैं। जैसे ये बात समझो आप, अभी कोरोना में बहुत सौ के टीके लगाए जा रहे हैं ना, या डिप्थीरिया में या टिटनेस के टीके लगाए जाते हैं, या शुरू में जो भी बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनको बहुत से वैक्सीन या टीके लगाए जाते हैं ना ताकि उनको रोगाणु वगैरह ना हो, वो बाहर से लगाए जाते हैं ना। या मलेरिया का टीका लगाया जाता है तो उससे मलेरिया नहीं होता, ये बाहर से लगाया। जैसे बोलते हैं निष्क्रिय प्रतिरक्षा विधि, निष्क्रिय प्रतिरक्षा, क्योंकि ये प्रतिरक्षा शरीर में उत्पन्न नहीं होती, ये बाहर से प्रवेश कराए जाते हैं प्रतिरक्षी प्रतिजन के विरुद्ध, है ना। जो छोटे बच्चों के भाई मान लो छोटे बच्चों को बीमारी हो जाती है तो फिर उनके शरीर में इनका प्रतिरक्षा निर्माण होता है तो बाहर से क्या प्रतिरक्षी को प्रवेश कराया जाता है टीकों के माध्यम से ना। तो उसे डिप्थीरिया और टिटनेस के टीके तो आ गया वो समझ में आपको पूरी तरह से। तो बेटा इस तरीके से अपने प्रतिरक्षा के बारे में बात की। तो प्रतिरक्षा यहाँ पर 2 प्रकार की होती है, जन्मजात और उपार्जित। जन्मजात में
जन्म के समय से ही प्रतिरक्षियों का निर्माण अपने शरीर में हो जाता है और उपार्जित में बाद में या फिर उपार्जित में बाहर से प्रवेश कराए जाते हैं प्रतिरक्षी, या शरीर में उत्पन्न भी हो जाते हैं बाद में ना, ध्यान रखना। क्योंकि दो प्रकार के होते हैं, सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा ना, ये बात कर लिया अपन ने बेटा। इस उपार्जित को अनुकूल या विशिष्ट प्रतिरक्षा भी कहते हैं ना। इस प्रतिरक्षा में किसी एक पोषक तत्व कोई विशेष सूक्ष्म जीव के प्रति विशिष्ट प्रघात करता है ना। उपार्जित प्रतिरक्षा किन प्रकार की थी? दो प्रकार की थी, सक्रिय और निष्क्रिय। सक्रिय में शरीर स्वयं प्रतिरक्षा का निर्माण करता है, जबकि निष्क्रिय में शरीर स्वयं प्रतिरक्षा का निर्माण नहीं करता, जबकि बाहर से प्रतिरक्षी प्रविष्ट कराए जाते हैं। ठीक है, जैसे डिप्थीरिया और टिटनेस के टीके। अब बात करते हैं अपन आगे के टॉपिक में, बात करते हैं प्रतिजन और प्रतिरक्षी क्या होते हैं। प्रतिजन मतलब एंटीजन जिसे कहते हैं, प्रतिजन को बोलते हैं एंटीजन, है ना। प्रतिजन बेटा ये रोगाणु होते हैं, बाहरी रोगाणु होते हैं। ये किसको प्रेरित करते हैं? ये प्रतिरक्षी को प्रेरित करेंगे। भाई प्रतिरक्षी प्रेरित कब होगा? जब प्रतिजन वहाँ पर आएगा। नहीं तो प्रतिरक्षी क्या काम? कोई रोगाणु आएगा शरीर में तभी तो प्रतिरक्षी कार्य करेगा ना। तो प्रतिरक्षी को भड़काता कौन है? प्रतिजन भड़काता है। भड़काना मतलब प्रेरित करना है ना, कुल मिला के बात हो सके। प्रतिजन किसको भड़काएगा? प्रतिरक्षी को। जब प्रतिजन शरीर में आएगा जब प्रतिरक्षी कार्य करेगा और प्रतिरक्षी भड़क के फिर प्रतिजन को मारेगा, है ना। तो दोनों में खतरनाक लड़ाई चलेगी और एंड में प्रतिरक्षी जीत जाएगा। ठीक है ना, इस बात को समझना है आपको। तो यहाँ पर जो प्रतिजन बाहरी रोगाणु होते हैं ये किसको प्रेरित करते हैं? प्रतिरक्षी को प्रेरित करते हैं। जैसे ये आप प्रतिजन है और ये प्रतिरक्षी है, ये इसको बढ़ जाएगा प्रतिजन प्रतिरक्षी को कि प्रतिरक्षी तेरे में दम हो तो तू बाहर निकल। तो प्रतिरक्षी क्या करेगा? इसको कहेगा कि ठीक है अब मिलते हैं अपन, तो इसको क्या समाप्त कर देगा प्रतिजन को। बेटा इस समझाने का मेथड था और कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। तो प्रतिजन बाहरी रोगाणु होते हैं, प्रतिरक्षी को प्रेरित करते हैं प्रतिजन, है ना। ये विभिन्न रासायनिक संगठन अब किससे बने होते हैं? प्रतिजन देखते समझते हैं। ये प्रोटीन से बने होते हैं। ऐसे आपको बताया कि प्रोटीन बने होते हैं पेप्टाइड बंधों से। पेप्टाइड बंध जानते हो ना आप। जैसे पहले मैं समझाऊँ आपको चीज़ें कि भाई एमिनो अम्ल क्या होता है। एमिनो अम्ल एक बात समझते हैं। एमिनो अम्ल मैंने आपको बताया था पार्ट 2 में। एमिनो अम्ल होता है जो, ये तो होता है एमीन समूह NH2 है ना, और इससे बोलते हैं COOH से बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल, है ना। अब अगर यहाँ से मैं OH बंद को हटाऊँ, OH को बाहर निकालूँ और यहाँ से एक हाइड्रोजन को बाहर निकालूँ, जैसे एक हाइड्रोजन को बाहर निकालता हूँ यहाँ पर, यहाँ एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी, बाहर निकालूंगा तो यहाँ बनेगा CONH, है ना। इसको मैं अलग से समझाता हूँ आपको। ऐसा बंद होता है ऐसा, इसे बोलते हैं पेप्टाइड बंद। अभी एक पेप्टाइड बंद की इकाई है ना, एक ही है ना। ऐसे बहुत सारे पेप्टाइड बंद जुड़ जुड़ के क्या बनाते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। जैसे बहुत सारे पेप्टाइड बंद, जैसे मैं आपके साथ 2-3 बनाता हूँ। ये पेप्टाइड बंद, फिर ये पेप्टाइड बंद, ऐसे चलता रहेगा बहुत सारे। इन्हें बोलते हैं प्रोटीन। क्या बोलते हैं बताओ? प्रोटीन, है ना। तो प्रतिजन किससे मिलकर होते हैं? प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। लिपिड मतलब वसा से मिलकर बने होते हैं। लिपिड या वसा बोल सकते हो आप। न्यूक्लिक अम्ल जैसे DNA RNA से। पॉलीसेकेराइड मतलब कार्बोहाइड्रेट से बने होते हैं। कौन? प्रतिजन बने होते हैं। तो प्रतिजन किससे मिलकर बने होते हैं? प्रोटीन से बने होते हैं, लिपिड से बने होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल से बने होते हैं, पॉलीसेकेराइड आदि से बने होते हैं। पॉलीसेकेराइड मतलब जानते हो कार्बोहाइड्रेट, है ना। पॉलीसेकेराइड मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट। पॉलीसेकेराइड मतलब कार्बोहाइड्रेट से बने होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं, लिपिड से बने होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल से बने होते हैं, है ना। और प्रतिजन होते हैं बाहरी रोगाणु होते हैं। ये किसको प्रेरित करते हैं? किसको जगाते हैं? किसको प्रेरित करते हैं? ये प्रतिरक्षी को प्रेरित करते हैं। शरीर में प्रविष्ट इस शरीर में प्रविष्ट प्रतिरक्षा को सक्रिय भी कौन करते हैं? प्रतिजन करते हैं ना। भाई प्रतिरक्षा कहाँ होती है? शरीर में होती है। उसको सक्रिय करने का कार्य भी कौन करते हैं? प्रतिजन करते हैं। प्रतिजन क्या होते हैं? बाहरी रोगाणु होते हैं। थोड़ा प्रतिजन का अर्थ समझ ही होंगे आप। प्रतिजन होता है जो बाहरी रोगाणु होते हैं ना, जो बाहर से आते हैं और किसको? प्रतिरक्षी को प्रेरित करते हैं ना, प्रतिरक्षी उत्पादन को प्रेरित करते हैं। ये किससे बने होते हैं बेटा? रासायनिक संगठन जैसे प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल, पॉलीसेकेराइड मतलब जैसे कार्बोहाइड्रेट, DNA RNA, लिपिड मतलब वसा, प्रोटीन मतलब एमिनो अम्लों से बने होते हैं ना। शरीर में परिष्ट प्रतिरक्षा को सक्रिय करते हैं। जो शरीर में प्रतिरक्षा होते हैं उसको सक्रिय भी कौन करते हैं बेटा बताओ? प्रतिजन, जिन्हें रोगाणु का जैसे एंटीजन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एंटीजन कहते हैं। और प्रतिरक्षा बोलते हैं एंटीबॉडी, है ना। तो आपको समझ में आ गया बिल्कुल इस पॉइंट पे, बिल्कुल, है ना। तो बेटा यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। प्रतिजन का समझ गया आप। ये बाहरी रोगाणु होते हैं जो किसको प्रेरित करते हैं?
प्रतिरक्षी उत्पादन को प्रेरित करते हैं। किससे बने होते हैं बताओ ये? प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल, पॉलीसेकेराइड आदि से बने होते हैं और इनमें शरीर में प्रविष्ट प्रतिरक्षा को क्या करते हैं? सक्रिय करते हैं। कौन? प्रतिजन, है ना। तो ये अपने पहला पेज कंप्लीट कर लिया। अब हम बात करते हैं आगे वाले पेज पे। दूसरा वाला पेज लेना मैंने। देखो आप समझना, प्रतिजन संपूर्ण रूप से प्रतिरक्षा न जुड़कर कुछ विशिष्ट अंश से जुड़ता है। जैसे मान लो ये भी बात सही है, पूरी तरह मतलब प्रतिरक्षा से न जुड़कर कुछ अंश से जुड़ता है। जैसे मान लो ये प्रतिरक्षा है ना, और ये एंटीजन है ना, तो ये सिर्फ इस थोड़े बहुत इससे जुड़ेगा। जैसे मान लो ये एंटीजन है, क्या है? एंटीजन है ना, और ये क्या है? प्रतिरक्षा है। समझ रहा हूँ मैं आपको। तो प्रतिजन संपूर्ण रूप से प्रतिरक्षा से न जुड़कर कुछ विशिष्ट अंश से जुड़ता है। प्रतिजन संपूर्ण रूप से प्रतिरक्षा न जुड़कर, पूरा नहीं जुड़ के, सिर्फ इसका थोड़ा सा विशेष अंश से जुड़ता है प्रतिरक्षा से, ध्यान, छोटा सा अंश। ये मान लो ये पूरा प्रतिजन है, ये थोड़ा सा इससे जुड़ेगा, ध्यान, ठीक है ना। ये बताया गया इसमें कि प्रतिजन संपूर्ण रूप से प्रतिजन न जुड़कर कुछ विशिष्ट अंश से जुड़ता है, जिन्हें एंटीजन निर्धारक कहा जाता है। तो एग्जाम में प्रश्न आ सकता है बेना कि एंटीजन निर्धारक किसे कहते हैं? तो आप इसका आंसर क्या दोगे कि जो एंटीजन होता है प्रतिरक्षा से संपूर्ण रूप से पूरी तरह से प्रतिरक्षा नहीं जुड़ता, सिर्फ कुछ विशिष्ट अंश से जुड़ता है, प्रतिरक्षा के विशिष्ट अंश से जुड़ता है, कुछ भाग से जुड़ता है। मेरे समझाने का अर्थ समझ, प्रतिजन संपूर्ण रूप से प्रतिजन न जुड़कर कुछ विशिष्ट अंश से जुड़ता है। जैसे मान लो ये पूरा क्या है? ये मान लो प्रतिरक्षा है ना, और ये क्या है? कोई यहाँ पर प्रतिजन है, एंटीजन है मान लो। तो प्रतिरक्षण पर संपूर्ण से प्रतिरक्षा न जुड़कर कुछ विशेष, ये मान लो पूरा ये प्रतिरक्षा है, इस पूरे से जुड़ के सिर्फ इस अंश से जुड़ेगा या इस अंश से जुड़ सकता है, ये बताना चाह रहा हूँ मैं आपको, है ना। देखो, प्रतिजन संपूर्ण रूप से, प्रतिजन मतलब ये एंटीजन, रोगाणु, संपूर्ण से प्रतिरक्षा से न जुड़कर, संपूर्ण रूप से पूरा मतलब पूरी प्रतिरक्षा नहीं जुड़ता है ना, बल्कि कुछ विशेष अंश से जुड़ता है, जिसे बोलते हैं एंटीजन निर्धारक। जिसे यहाँ जुड़ा जिसे बोलेंगे एंटीजन निर्धारक, एंटीजन निर्धारक। और एंटीजन निर्धारक संख्या के लिए एंटीजन की संयोजकता कहलाती है। तो ये भी एग्जाम में आ सकता है कि एंटीजन संयोजकता किसे कहते हैं? तो आप बताओगे एंटीजन निर्धारक संख्या के लिए एंटीजन की संयोजकता कहलाती है, वैलेंसी कहलाती है। तो आप समझ गए कि प्रतिजन पूरी तरह से संपूर्ण रूप से प्रतिरक्षा न जुड़कर सिर्फ कुछ विशिष्ट अंश से जुड़ सकता है, उसे बोलते हैं एंटीजन निर्धारक, कहते हैं एंटीजन निर्धारक कहा जाता है। और एंटीजन निर्धारकों की संख्या एंटीजन की संयोजकता कहलाती है। तो एंटीजन संपूर्ण रूप से प्रतिरक्षा से न जुड़कर, पूरी तरह प्रतिरक्षा नहीं जुड़ता, संपूर्ण रूप से नहीं जुड़ता, सिर्फ कुछ विशेष अंश से जुड़ता है। प्रतिजन संपूर्ण रूप से प्रतिरक्षा से न जुड़कर कुछ विशिष्ट अंशों से जुड़ता है। तो बेटा प्रतिजन पूरी तरह प्रतिरक्षा से न जुड़ता है, बल्कि प्रतिरक्षा कुछ विशेष अंशों से जुड़ता है, जिन्हें एंटीजन निर्धारक कहा जाता है, और इनकी संख्या कहलाती है एंटीजन संयोजकता कहलाती है। अब बेटा यहाँ पर ध्यान, अब भाई यहाँ पर प्रतिरक्षा में, विशेष प्रतिरक्षा में प्रतिजन के विनाश की कार्यविधि, भाई प्रतिजन का विनाश करेगा कौन? करेगा, प्रतिरक्षा में होगा, है ना। रोगाणु का विनाश जो 4 चरणों में संपादित हुए रोगाणु का विनाश कैसे हुआ? भाई आती वहाँ तो नहीं जाएगा कि भाई आए प्रतिजन आ तो मैं तेरे को ख़त्म कर दूंगा प्रतिरक्षाओं में, है ना। उसका प्रोसेस होता है, और वो प्रोसेस 4 चरणों में संपादित होता है। तो इस प्रतिरक्षा में प्रतिजन के विनाश की कार्यविधि 4 चरणों में संपादित होती है। कितने चरणों में संपादित? 4 चरणों में। अब देखो कौन कौन से चरण है वो समझते हैं ना, समझते हैं इन चीज़ों को ना। पहला देर का है अंतर्निहित प्रतिजन। अंतर्निहित का जानते हो? जो रोगाणु पहले शरीर में है, और बाएं प्रतिजन मतलब जो बाहर से रोगाणु आया है उसे विभेद करना है। भाई कौन सा अंदर, भाई ये सब विभेद करने का कार्य कौन करता है? ये प्रतिरक्षा करती है, ठीक है ना। तो पहले अंतर्निहित प्रतिजन और बाह्य प्रतिजन के में विभेद करना। बाएं प्रतिजन जो बाहर से रोगाणु आया, और अंतर्निहित प्रतिजन जो अंदर से जो रोगाणु है उन्हें विभेद करते हैं, ना। अब उसके बाद आगे इसमें ये है दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, देखो, बाएं प्रतिजन के ऊपर व्याप्त एंटीजन निर्धारकों की संख्या के अनुसार बी लसिका कोशिकाओं को सक्रियण उनके द्वारा प्लाज्मा कोशिकाओं का निर्माण। देखो ये भी समझना इस पॉइंट का क्या है। बाएं प्रतिजन, जो बाएं प्रतिजन आता है उसके ऊपर जो एंटीजन निर्धारक होती है संख्या,
उनके अनुसार जो अपने शरीर में बी लसिका कोशिका होती है उनको सक्रिय करने का कार्य किया जाता है तथा उनके द्वारा प्लाज्मा कोशिका का निर्माण किया जाता है। ये भी प्रतिरक्षा में होता है, प्रतिरक्षा के द्वारा होता है, ठीक है ना। तो बाएं प्रतिजन के ऊपर जो भी एंटीजन निर्धारक होते हैं उनके अनुसार, उनकी संख्या के अनुसार ही किसको सक्रिय किया जाता है बेटा, बी लसिका कोशिका को सक्रिय किया जाता है तथा उनके द्वारा बी लसिका कोशिका द्वारा किसका निर्माण किया जाता है, प्लाज्मा कोशिका का निर्माण किया जाता है। आपको पता है प्लाज्मा कोशिका रुधिर में होती है, ध्यान रखें, आपको पता है इसे। ये लसिका कोशिका ये सब शरीर में अंगे बेटा है ना, छोटी छोटी कोशिकाएं हैं। तो बी लसिका कोशिका द्वारा किसका निर्माण किया जाता है, प्लाज्मा कोशिका का निर्माण किया जाता है, ध्यान, प्लाज्मा कोशिका का निर्माण किया जाता है। तो आप समझ होंगे बाह्य प्रतिजन के ऊपर जो व्याप्त एंटीजन निर्धारक होते हैं उनकी संख्या के अनुसार बी लसिका कोशिकाओं का सक्रियण किया जाता है पहले, और उनके द्वारा प्लाज्मा कोशिकाओं का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। तीसरा पॉइंट देखा, जो प्लाज्मा कोशिका निर्माण होगी अब उसके द्वारा किसका निर्माण किया जाता है, विशिष्ट प्रतिरक्षकों का निर्माण किया जाता है। विशिष्ट प्रतिरक्षकों का निर्माण किया जाएगा, किसके द्वारा, प्लाज्मा कोशिकाओं द्वारा। पहला तो क्या था, देखो पहले तो विभेद किया जाएगा किसमें, अंतर्निहित प्रतिजन और बाह्य प्रतिजन में। पहला विभेद कर लिया, उसके बाद क्या होता है, बाह्य प्रतिजन के ऊपर जो एंटीजन निर्धारक होते हैं उनके अनुसार बी लसिका कोशिकाओं को सक्रियण किया जाता है और उनके द्वारा प्लाज्मा कोशिकाओं का निर्माण किया जाता है। और अगर प्लाज्मा कोशिका का निर्माण होने के बाद किसका निर्माण किया जाता है, विशिष्ट प्रतिरक्षकों का निर्माण किया जाता है। उसका निर्माण में क्या, चौथा पॉइंट जो लास्ट पॉइंट है इसमें वो भी देखो आप समझते हैं, प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया। अब किसकी क्रिया होती है, प्रतिजन, ये प्रतिजन है और ये प्रतिरक्षी, इनकी क्रिया होती है मान लो आपस में ना। और कोशिका माध्यस्थ प्रतिरक्षा द्वारा प्रतिजन का विनाश किया जाता है। ये प्रतिरक्षा उत्पन्न होती है कोशिका माध्यस्थ प्रतिरक्षा, जिसे बोलते हैं CMI भी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म है ना, CMI, कोशिका माध्यस्थ प्रतिरक्षा बोलते हैं CMI है ना। जैसे C फॉर सेल, माध्यस्थ मतलब मेडिएट, और प्रतिरक्षा मतलब इम्यूनिटी है ना बेटा, इस तरीके से तो CMI बोलते हैं ना, ध्यान। अभी आगे बताऊँ CMI के बारे में, फुल फॉर्म सब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो प्रतिजन प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया तक कोशिका माध्यस्थ प्रतिरक्षा द्वारा किसका, प्रतिजन का विनाश किया जाता है। तो 4 चरणों में पूरा होता है प्रतिजन का विनाश, है ना। तो प्रतिजन का विनाश करने के लिए पहले क्या किया जाता है बेटा, पहले किया जाता है किसका विभेद किया जाएगा, अंतर्निहित प्रतिजन और बाह्य प्रतिजन का विभेद किया जाएगा। दूसरी बात, बाह्य प्रतिजन के ऊपर जो एंटीजन निर्धारक होते हैं उनके अनुसार बी लसिका कोशिकाओं को सक्रियण किया जाएगा और उसके द्वारा किसका निर्माण किया जाएगा, प्लाज्मा कोशिकाओं का निर्माण किया जाएगा। उसके बाद प्लाज्मा कोशिकाओं द्वारा विशिष्ट प्रतिरक्षों का निर्माण किया जाएगा। विशिष्ट प्रतिरक्षों का निर्माण किसी द्वारा किया जाएगा, प्लाज्मा कोशिकाओं के द्वारा किया जाएगा, है ना बेटा। आपको समझ में आएगा वो पॉइंट है बिल्कुल। अब मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके बताता हूँ आपको, इससे कोई दिक्कत नहीं ना। देखो, तो प्लाज्मा कोशिका द्वारा विशिष्ट प्रतिरक्षों का निर्माण किया जाता है। उसके बाद प्रतिजन प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया होती है और कोशिका माध्यस्थ प्रतिरक्षा द्वारा प्रतिजन का विनाश किया जाता है। तो प्रतिजन क्या होते हैं, बाहरी रोगाणु होते हैं, आपको समझ में आएगी वो पॉइंट। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट भी, प्रतिरक्षी जिसे बोलते हैं यहाँ पर अपनी इम्यूनिटी है ना, या कह सकते हैं एंटीबॉडीज कह सकते हो आप चाहो तो। प्रतिरक्षी मतलब एंटीबॉडीज कह सकते हो आप, है ना। इसके बहुत सारे नाम होते हैं ना, एंटीबॉडीज आप इसे कह सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं अपन इसमें कि एंटीबॉडीज क्या होती है। एंटीबॉडी कहते से प्रतिरक्षी बोलते हैं इंग्लिश में एंटीबॉडी, है ना, और प्रतिजन को बोलते हैं एंटीजन, है ना। अब बेटा प्रतिरक्षी क्या होता है, विशिष्ट गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन है ना, ग्लोबुलिन है ना, या ग्लोबुलिन है ना, प्रोटीन है जो प्रतिजन के साथ संयोजित होता है। कौन होता है प्रतिजन के साथ, ये प्रतिरक्षी। जो क्या है बताओ, विशिष्ट ग्लोबुलिन प्रोटीन है। इसका निर्माण प्लाज्मा कोशिकाओं द्वारा किया जाता है। किसका बेटा होता, प्रतिरक्षी का निर्माण किया जाता है, जो एक विशिष्ट प्रकार के ग्लोबुलिन प्रोटीन है ना बेटा। इसका एक और नाम है, इसे IgG का होता है। IG मतलब जानते हो, IG मतलब होता है इम्यूनोग्लोबिन, है ना। तो ये भी एग्जाम्पल लेते हैं। IG की फुल फॉर्म क्या थी, इम्यूनोग्लोबिन, है ना, इम्यूनोग्लोबिन है IG की फुल फॉर्म, है ना। I फॉर इम्यूनो, G फॉर ग्लोबिन। तो ये प्रतिरक्षी को एक और नाम से बोल देते हैं। तो आपके एग्जाम में 4 ऑप्शन में भी दे सकते हैं कि प्रतिरक्षी के अन्य नाम क्या है, इम्यूनोग्लोबिन भी कहा जाता है इसे, इम्यूनोग्लोबिन जिसे बोलते हैं IG। और प्रतिरक्षी का वो भाग जो किससे क्रिया करता है, एंटीजन से क्रिया करता है, उसे बोलते हैं पेराटोप। तो एग्जाम में भी एक पूछ सकते हुए प्रश्न आपसे, देखो प्रत्येक लाइन इंपॉर्टेंट है इसकी। इस लाइन को मैं काफ़ी पढ़ता हूँ कि प्रतिरक्षी का वो भाग
जो किससे क्रिया करता है, प्रतिजन से क्रिया करता है। जैसे मान लो ये क्या है, प्रतिरक्षी, ये क्या है, मान लो प्रतिजन है। तो ये भाग मान लो, ये मान लो प्रतिरक्षी का भाग जो किससे क्रिया कर रहा है, एंटीजन से क्रिया कर रहा है। तो ये भाग क्या कहलाएगा, पैराटोप कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पैराटोप। देखो परिभाषा लिख रही, प्रतिरक्षी का वो भाग, प्रतिरक्षी का वो भाग जो किससे क्रिया करता है, बताओ, एंटीजन से क्रिया करता है। एंटीजन ये रहा, तो प्रतिरक्षी ये रहा, इसका ये भाग है ना, इससे क्रिया कर रहा है, तो ये भाग क्या कहलाएगा, पैराटोप कहलाएगा। और बेटा प्रतिरक्षी को क्या कहा जाता है, ये किससी, कौन सी प्रोटीन है बेटा, विशिष्ट गामा ग्लोबिलिन प्रोटीन है। कौन सी बेटा था, गामा को ऐसे लिखते, गामा ऐसे लिखते, ये थोड़ा आर जैसे लिखते थे, यूँ गामा है ना, ये ऐसा गामा इस तरीके से ना। आगे भी अभी आएगा इस शब्द आपके इस पार्ट में गामा के बारे में ना, ठीक है। गामा ग्लोबिन प्रोटीन होता है जो प्रतिजन के साथ संयुक्त होती है, कौन, प्रतिरक्षी है ना। इसका नाम एक और है, इसे बोलते हैं आईजी, आईजी फॉर इम्यूनोग्लोबिन। और प्रतिरक्षी का वो भाग जो किससे क्रिया करता है, एंटीजन से क्रिया करता है, उसे बोलते हैं पैराटोप। क्या बोलते हैं इसे, पैराटोप। प्रतिरक्षी का वह भाग जो एंटीजन से क्रिया करता है उसे बोलते हैं पैराटोप कहते हैं। और प्रतिरक्षी को क्या कहा जाता है बेटा, इम्यूनोग्लोबिन भी कहा जाता है। प्रतिरक्षी क्या है, विशिष्ट प्रकार का ग्लोबिलिन प्रोटीन है, गामा ग्लोबिलिन, जो प्रतिजन के साथ संयोजित होती है। इनका निर्माण कहाँ होता है बेटा, प्लाज्मा कोशिकाओं में होता है। किसका, ग्लोबिलिन प्रोटीन का या प्रतिरक्षियों का, है ना। यहाँ तक आपको मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी ना। ये दूसरा पेज भी अपन ने क्लियर कर लिया है ना। अब बात करें, हम तीसरे पेज को लेते हैं। अब बेटा प्रतिरक्षी का चित्र समझते हैं ना। भाई प्रतिरक्षी का चित्र क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रतिरक्षी के बारे में पढ़ते हैं ना, थोड़ा प्रतिरक्षी के बारे में आप समझ ही गए 2-3 पॉइंट तो, कि प्रतिरक्षी क्या है। प्रतिरक्षी को विशिष्ट मतलब यहाँ पर गामा ग्लोबिन प्रोटीन कहा जाता है ना। इसके अलावा इसे इम्यूनोग्लोबिन भी कहा जाता है। प्रतिरक्षी का वो भाग जो किससे क्रिया करता है बेटा, प्रतिजन से क्रिया करता है, उसे बोलते हैं क्या, पैराटोप कहते हैं। क्या कहते हैं, पैराटोप। अब बात करते हैं प्रतिरक्षी की संरचना के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं, प्रतिरक्षी की संरचना के बारे में बात करेंगे, है ना। तो बेटा ये एक साथ में इतने वीडियो में आप देख भी नहीं पाओगे इसे ना। तो मैंने अभी ये वीडियो बनाया बस, अब अगला वीडियो में आपके आज ही भेज दूंगा। थोड़ा सा आप इसको एक बार रिवाइज करो, फिर मैं अगला वीडियो बहुत जल्दी भेज दूंगा। ओके बेटा।